हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद सपना। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री का सेशन तो चल ही रहा है एंड देन हमने मैथ्स का भी सेशन स्टार्ट कर दिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का सेशन। तो आई थिंक कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बाकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह बचेंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी, आई थिंक नेम उसका नेमिंग में कन्फ्यूजन, आई थिंक धमाल। जो प्लेन में जो फंस जाते हैं तो वो कहते हैं कि प्लेन हम कैसे चलाएं, तो वो कहता है ना कॉलिंग पे कि प्लेन को चलाने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, टायर कितने हैं, ये वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही हम फिज़िक्स के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या है। सो स्टडी डीलिंग विद नेचुरल फिनोमिनास। जो नेचुरल फिनोमिना से बन के डील करती हो वो फिज़िक्स होती है। हालांकि केमिस्ट्री भी वही होती है जो हमें डेली बेसिस पे या डेली रूटीन पे हमें देखने को मिलती है, एंड फिज़िक्स भी सिमिलर वैसी ही है। जैसे जैसे पेड़ पे से फल गिरना फिज़िकल है, सॉरी नेचुरल है, एंड कोई भी ऐसा वर्क जो नेचुरली कवर अप करता है वो हमारा फिज़िक्स में आता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर को जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ाई करता है लेकिन उसे अपने फ्यूचर के बारे में या गोल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस वो पढ़ता ही जा रहा है। जो उसका फ्रेंड करेगा वही वो कर लेगा। ऐसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक वो बच्चा है, बस वो पढ़ रहा है, उसका मतलब आगे की मतलब कोई डायरेक्शन या कोई गोल या वो नहीं है, बस वो उस काम को कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अपनी फिज़िक्स की लैंग्वेज पे। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी स्पीड जो 10 किलोमीटर पर आवर कर रही होगी, एंड डायरेक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्केल जो नॉर्मली हमारे पास होता है, स्केल वो 15 सेंटीमीटर तक होता है, तो वो स्केलर ही तो है। एक स्ट्रेट जाना यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, तो ये भी तो एक स्केल एक स्ट्रेट है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है, तो ये हमारा स्केलर कहलाएगा जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो। एंड हमारा नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। इसे भी हम उसी एग्जांपल से पढ़ेंगे कि कोई एक बच्चा है, उसे पता है कि उससे अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, उसकी एक डायरेक्शन है, मतलब फ्यूचर को लेके एक डायरेक्शन है, तो उसे पता है कि उसे क्या क्या करना है। अब फिजिक्स के लैंग्वेज में आ जाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वो बच्चा पढ़ाई भी करता है एंड उसे अपने बारे में मतलब उसके फ्यूचर के बारे में पता है कि उसके डायरेक्शन कहाँ है। ऐसे ही हम उसको समझ सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी को कि उसका मैग्नीट्यूड भी है एंड उसकी डायरेक्शन भी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम आइडियल वे में समझ सकते हैं। तो इन दोनों की जो है डेफिनेशन अलग है, बट इनकी जो यूनिट है, इन दोनों की यूनिट जो है वो यहाँ लिख देती हूँ। यूनिट जो है इनकी वो सेम है, मीटर। इसे हम एम से डिनोट करते हैं। ये भी सिर्फ एक बेसिक चल रहा है जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। अब बात आती है यूनिट्स की। जैसे कि हम कहीं मार्केट में आते हैं तो वो किलोग्राम, ऐसे केजी में और पाउंड्स में और वो दर्जन जो बोलते हैं उसमें देते हैं। तो सारे मतलब अगर हम वेट को मेज़र करेंगे, मतलब अगर हमारे पास वही नहीं होगी, क्या यूनिट ही नहीं होगी, तो हम कैसे मेज़र कर पाएंगे कि इसका वेट कितना है। हाथ में लेके तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि इसका वेट कितना है। जैसे कि मैं पेन है मेरे पास, तो मैं अब इसका वेट करूँ तो मैं नॉर्मली 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे कर सकती हूँ, बट अगर मैं बुक का इस कॉपी का वेट मेज़र करूँ तो फिर मैं ये तो कहूँगी कि इस पेन का 4 गुना या 6 गुना लगा लीजिए उस हिसाब से। जैसे मेरे पेन का मैंने सपोज मान लिया 2 ग्राम वेट है, तो इस कॉपी का हम पेन के हिसाब से 4 गुना 6 गुना ऐसे भी तो लगा सकते हैं, बट नहीं,
ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हर एक का जो भी मैटर है, हालांकि केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, बट समझिए एक मैटर है तो उसका भी कुछ भी वेट हो सकता है, वो कितनी भी हैवी हो सकती है। हम ऐसे ऐसे नहीं लगा सकते कि इसका इतना गुना जोड़ लेते हैं। तो इसी हिसाब से कंट्रीज़ ने जो है अपने अपने हिसाब से ये सारे यूनिट्स डिवाइड करी हैं। लेंथ में अगर हम, जैसे पहला हमारा CGS है, तो अगर लेंथ की बात करें हम तो उसमें सेंटीमीटर आएगा, मास के लिए करेंगे तो ग्राम आएगा, और टाइम के लिए ऑलवेज सारी की सारी जो यूनिट्स होंगी, तो टाइम के लिए जो रहेगी वो यूनिट हमेशा सबके लिए सेकेंड ही रहेगी टाइम के लिए। तो अब ये SI यूनिट की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। ये मैंने नहीं बनाई है ये जनरली फिजिक्स के उससे ये I पहले है, S बाद में है। ओके, अब हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक, मेन टॉपिक है मोशन। अब नेम से पता चल रहा होगा, मोशन, जो चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, मतलब वो मोशन में है, जो चल रही है कंटिन्यूस। अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बहुत मेन चीज़ है, जो टाइम के हिसाब से, मतलब ऐसा होता है ना कि वो टाइम के हिसाब से चला, जैसे कि जो काम है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही या उसके साथ साथ ही कंटिन्यूस में जा रहा है, तो वो मोशन कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। WRT यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो मोशन वो बॉडी होती है, जैसे कोई भी बॉडी, जैसे कुछ भी, जैसे कि ये मेरा पेन है, अभी ये रेस्ट फॉर्म में, इसमें कोई भी मोशन नहीं है, ये हिल विल कुछ नहीं रहा है, तो टाइम तो चलता जा रहा है, बट ये क्या है, ये अपनी रेस्ट फॉर्म में है। अगर टाइम तो चल ही रहा है, टाइम तो रुकता भी नहीं है वैसे भी किसी के लिए, तो अगर मैं इस पेन को इधर से उधर करूँ तब ये टाइम के अकॉर्डिंग मोशन में है। अदरवाइज़ इसे बिना हिलाए ढुलाए, मतलब ऐसे ही रखा रहेगा तो ये रेस्ट में है और टाइम अपना चलता जा रहा है। यानी वो चीज़ जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली मोशन में हो, जो चलती जा रही हो, उसे हम मोशन कहेंगे। एंड यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, मोशन इज़ रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यानी ऑब्जर्वर यानी कि मैं, अब जैसे ट्रेन में मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, तो हम लोग तो ट्रेन में बैठे हैं, मोशन तो ट्रेन कर रही है ना। आई रिपीट, मैं और एक मेरी फ्रेंड, हम दोनों ट्रेन में बैठे हैं एंड ट्रेन जो है वो मूव कर रही है ना। तो हम दोनों तो, हमें तो पता है कि हम दोनों रेस्ट में हैं, वो मेरे लिए रेस्ट में है, मैं उसके लिए रेस्ट में हूँ। बट जो बाहर जो खड़ा है, जो ट्रेन के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए हम दोनों क्या हैं, टाइम के साथ वो मोशन में जा रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, यानी कि वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है कि हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोशन में हैं, और हमारे लिए बाहर वाली चीज़ वो क्या है, वो रेस्ट में है। आई रिपीट कि जो बाहर वाला जो बाहर जो व्यक्ति खड़ा है ट्रेन के बाहर, उसके लिए हम जो है वो मोशन में है, जो टाइम के साथ जो जा रही है वो मोशन में जा रही है ट्रेन, एंड हमारे लिए जो बाहर व्यक्ति खड़ा है वो रेस्ट में है। तो ये एब्जॉर्वर होता है कि कैसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रियों से सबको मोशन में और रेस्ट में और मोशन में क्या दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रेस्ट। तो अब पढ़ें, व्हेन बॉडी डजंट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने मोशन में क्या पढ़ा था कि वो बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब हम रेस्ट में क्या पढ़ रहे हैं, वो बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रही है। जैसे कि ये कॉपी है आपके सामने, ये अभी रेस्ट में है, टाइम तो चल रहा है, बट ये अपनी पोजीशन को मूव नहीं कर रही है, अपनी मतलब पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। अब जैसे पेन है, ये पेन मैंने रख दिया, जब तक मैं इसको टच नहीं करूँगी, जब तक मैं इसे मोशन की फॉर्म में नहीं लाऊंगी, ये इधर से उधर नहीं जाने वाला, ये एज इट इज़ वहीं के वहीं रखा रहेगा, बट टाइम अपना चलता रहेगा, टाइम जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। बट ये पेन एंड ये कॉपी, जब तक मैं इसको मोशन में नहीं लाऊंगी, ये इधर से उधर नहीं होने वाले हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि ट्रेन में मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हैं, और जो बाहर वाला जो ऑब्जर्वर है, जो बाहर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए हम लोग मोशन में हैं, एंड हमारे लिए जो बाहर वाला जो ऑब्जर्वर, जो बाहर व्यक्ति खड़ा है, वो हमारे लिए रेस्ट मोशन में है। ठीक है, तो ये जो
होता है, ये अलग अलग ऑब्जर्वर होता है कि मेरे देखने से हमारे देखने से वो हमें रेस्ट में दिख रहा है, उसके देखने से हम मोशन में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मोशन के टाइप्स हैं, जनरली 3 टाइप हैं इसके। तो फर्स्ट है लीनियर मोशन। तो लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट, नेम से ही पता चल रहा है लीनियर है। एक हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई स्ट्रेट है, जैसे लीनियर मतलब हमारा जो स्केल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। और यहाँ पे ये जो वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल यानी कि सीधे कोई चीज़ जो है वो एक स्ट्रेट है, उसे लीनियर मोशन कहते हैं। एंड सेकेंड है हमारा सर्कुलर मोशन। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे भी नेम से ही पता चल रहा है सर्कुलर है, तो सर्कुलर होगा जैसे कि हमारा फैन, जो टेबल फैन होता है हमारा, इसमें हम एग्जांपल लिख लेते हैं फैन का। वो सर्कल ही तो घूमता है ऐसे ऐसे करके, यानी कि ऐसे जैसे मान लीजिए ये हमारा फैन है, टेबल फैन है कोई, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट मैंने कर दिया है ये। तो ये जो इसकी ये है, जब ये मूविंग करेगा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ये वापस आके यहीं तो आएगी, तो ये सर्कुलरली में मोशन करेगा तो इसे सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे हम। एंड देन नेक्स्ट हमारा आता है ऑसिलेटरी मोशन। वो मूवमेंट बॉडी का जो पाथ, जो मतलब आधा पाथ फॉलो करे। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं पेंडुलम। घड़ी में नॉर्मली पेंडुलम देखा होगा, वो ऐसे चलता है, जैसे ये वॉच है, इसके नीचे पेंडुलम है, इधर जाएगा एंड देन यहाँ पर वो थोड़ा रेस्ट करेगा। अगर वो रेस्ट की फॉर्म में नहीं होगा तो वो तो ऐसे पूरा घूमता जाएगा। तो यही है कि यहाँ जाएगा, देन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए वो रेस्ट की फॉर्म में आएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा रेस्ट की 1 सेकेंड या 2 सेकेंड जितना भी टाइम वो लेता है उस उतने टाइम के लिए वो रेस्ट पर रहेगा, देन फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगा। वो ऐसे ही मूव करता रहेगा, तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये थोड़ा मेन टॉपिक है, तो उसे थोड़ा ठीक से समझिएगा, थोड़ा बेसिक है बट फिर भी भूल जाते हैं। डिस्टेंस हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों की यूनिट मैंने बताया था पिछले टॉपिक में कि दोनों की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। एंड अब मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगी तो उसे बहुत ध्यान से समझिएगा, उससे थोड़ा आपको क्लियर होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, मतलब उसके बीच में क्या डिफरेंस है दोनों के। जैसे ये कोई घर है, मान लिया सपोज ये घर है एंड देन ये सेकंड घर है। तो जैसे जाते हैं ना कि मतलब जैसे कॉलोनीज में जो होते हैं छत से छत तक सबके मिले हुए होते हैं घर, तो इजीली यहाँ पे जो होगा वो एक स्ट्रेट होगा, मतलब यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से क्या होगा टाइम मैनेजमेंट जो होगा वो हमारा कम लगेगा। एंड देन जो पाथ जो होता है, मतलब जो सड़कें जो होती हैं वो ऐसे मान लेते हैं हम, ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, देन हम इस घर में पहुंचेंगे। ये हमारा ए मान लीजिए, ये हमारा बी मान लीजिए। तो हम इस घर से अगर हम इस घर तक जाएं तो हम देखेंगे कि शॉर्टेस्ट जो कम टाइम जो लग रहा है वो यहाँ की साइड में लग रहा है। अगर हम एक दूसरे के मतलब सीधे अगर हम देखें तो, जैसे हम सामने सामने देखते हैं, जैसे छत पे खड़े होकर हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में। बट अगर हम इस वाले वे से देखें तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे ही हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम। एंड जो लॉन्गेस्ट वे है जाने का ए टू बी पॉइंट तक, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे।
ये हमारा पॉइंट एक, ये क्या है, ये इनिशियल है एंड देन ये फाइनल है। हमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाना है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट में ही इंक्लूड करेंगे। मतलब वो भी एक तरफ से एक डेफिनेशन मान लीजिए, जो इनिशियल पॉइंट से हमें फाइनल पोजीशन तक जो लेकर जाए वो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो हम कवर कर लें अपना पाथ, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एंड जो डिस्टेंस हमें जो एक्चुअल में, ये तो हमने इमेजिनेशन से करा ना कि हाँ अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है, मतलब जो हमारा जो पाथ है वो हमारा बहुत शॉर्ट में है। जैसे हम मान लीजिए ये 20 मिनट्स लगते हैं हमें यहाँ पे, है ना। इस रास्ते से जाने के 20 मिनट लगते हैं एंड इस रास्ते से इधर तक जाने में हमें 50 मिनट्स लगते हैं। तो इनिशियल से एंड फाइनल तक पहुंचने का जो एक्चुअल में जो पाथ है वो क्या है, 15 मिनट्स है। ये तो हमारी सिर्फ एक इमेजिनेशन है, हम यहाँ से थोड़ी जा सकते हैं। हमें कहीं भी जाना होगा तो जो उसका एक्चुअल पाथ होगा, एक्चुअल पाथ जो होगा हम वहीं से तो जाएंगे, वो हमारा लॉन्गेस्ट है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। अब बात आती है इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस का देखता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन। जैसा कि अभी पिक्चर से मैंने दिखाया, एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जो मूविंग होता है डिस्टेंस का, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जो लॉन्गेस्ट वे, एक तरीके से आप जैसे मैंने समझाया अभी फिगर में, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। एंड जो डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमें पहुंचने में। आई रिपीट, जो इनिशियल पोजीशन है फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो हमारा मूविंग करता है, जो पाथ लगता है हमारा, मतलब जो एक्चुअल में जो पाथ है, हम उसे डिस्टेंस कहते हैं। एंड जो शॉर्टेस्ट जो हमारी डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एंड सेकंड पॉइंट कि ये डिस्टेंस जो होती है स्केलर होती है, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन को भी सिग्निफाइंस किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है, डिस्टेंस इज मेजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहेगी डिस्टेंस। क्यों? अब देखिए, ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक अगर हमें जाना है, तो यहाँ से अगर हम जाएंगे, यहाँ से अगर हम इस रास्ते से ऐसे 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 गए एंड वापस इसी ऐसे आ गए, तो वहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। एंड देन अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट में कहा है कि हमारी जो मेज़र है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। एंड मतलब डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। एंड कभी कभार वो ज़ीरो भी हो सकती है। एंड वो ज़ीरो कैसे हो सकती है, जैसे कि हम ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट तक गए, हम वापस दोबारा ए पॉइंट तक आ गए, तो हमने डिस्टेंस मेज़र थोड़ी किया, मतलब डिस्टेंस हमने कुछ कवर ही नहीं किया, तो वहाँ पे वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है। एंड इसमें जो थर्ड पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब जो अलजेब्रिक जो सम है, वो डिस्टेंस जो है वो कवर जो करेगा, जो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इक्वल करेगा अलजेब्रिक सम में। बट वो डायरेक्शन जो हो सकती है उसकी वो डिफरेंट हो सकती है। एंड डिस्प्लेसमेंट में जो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में हमने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रख लिया है, यानी इधर की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि इधर की साइड में, यानी कि मेरे राइट साइड में जो भी चीज़ जाएगी, जैसे बाइक गई या कुछ भी गया, जैसे कोई व्यक्ति ही चला गया, तो वो पॉजिटिव में जाएगा। और इधर की साइड अगर कोई मोशन करता है तो वो निगेटिव मान लेते हैं, है ना। तो इधर की साइड गया तो मैंने माना कि ये 2 मीटर है, एंड देन यहाँ से कोई गया तो वो 6 मीटर है। तो हम जब वेक्टर का जब सम निकालेंगे हम, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे ऐसे, प्लस 2 मीटर प्लस ये माइनस है तो इसको माइनस लेंगे प्लस 6। हम सम ही तो निकाल रहे हैं वेक्टर का सम, तो प्लस 2 मीटर माइनस 6 मीटर
इक्वल्स टू -4 मीटर। यानी राइट वाली साइड में, मेरे राइट साइड में जो भी जाएगा, मतलब ऐसे हमने एक इमेजिनेशन मान लिया हमारे दिमाग में कि इधर की साइड जो जाएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, एंड इधर की साइड जो मेरे लेफ्ट साइड जाएगा वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो वेक्टर का सम किया हमने, इसमें से दोनों को इनिशियल में से फाइनल ऐसे सपोज कर लेते हैं, माइनस कर दिया, एंड हमारा रिजल्ट जो आया वो -4 मीटर आया है। एंड लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस का, ऑलवेज डिस्टेंस कवर वेन एवर देयर इज़ अ मोशन। वो कुछ ना, इसका पॉइंट का मतलब है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमारी कवर करेगी, चाहे वो थोड़ी करे कम करे, लेकिन वो उसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। एंड डिस्प्लेसमेंट में जो है, अगर बॉडी वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है, रिपीट, अगर हमारी कोई भी बॉडी यानी जो भी मोशन में जो चीज़ है, अगर वो इनिशियल पोजीशन में आ जाती है तो वहाँ पर जो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो ज़ीरो हो जाएगी, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है? शो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, शो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, यानी रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम। यहाँ पर क्या बात आई है? रेट ऑफ चेंज की, टाइम की। स्पीड का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? d/t, स्पीड इक्वल्स टू d/t। अभी जो d है ये कैसे लिखेंगे हम? अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। एंड हमारा वेलोसिटी, शो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि अभी मैंने समझाया आपको डिस्प्लेसमेंट में कि जैसे हमारी बॉडी जो है वो मूव करेगी, जैसे हमारी बॉडी अगर इधर की साइड जाएगी यानी राइट साइड में जाएगी तो वो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे, अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो हम उस बॉडी को निगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब हमारे दिमाग में ऐसी कॉन्सेप्ट है, मतलब रिकॉल करने के लिए बस हमने सेट कर लिया है कि राइट साइड में जाएगी तो पॉजिटिव होगी एंड लेफ्ट साइड में जाएगी तो वो बॉडी निगेटिव होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो सिमिलर कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट बोथ आर सेम। अब हम इसका थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार है, कोई कार या कुछ भी मान लीजिए, कुछ है जो मूव कर रही है, तो पहले ये ए बी मान लेते हैं हम इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ए से बी तक जाएगी तो 5 किलोमीटर पर आवर जा रही है, एंड बी से सी तक जाएगी तब भी 5 किलोमीटर पर आवर है, एंड सी से डी जाएगी तब भी हमारी जो है कार 5 किलोमीटर पर आवर तक चलती है। यानी कि जो हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट है, यानी एक यूनिफॉर्म है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब वो चेंज नहीं हुई है। तो यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट वेलोसिटी में। अगर हम यही माने कि नॉन यूनिफॉर्म में जो हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, यानी वेलोसिटी में हमारे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आते हैं, अगर डायरेक्शन थोड़ी बहुत भी चेंज हुई तो वेलोसिटी जो है इफेक्ट आएगा, वेलोसिटी जो हमारी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। एंड जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई तो वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने पे हमारे जो है वेलोसिटी पे इफेक्ट आया, तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जो हमारी है वो चेंज होगी, इसलिए हमारी वेलोसिटी पे इफेक्ट आया, तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज होगी, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म का हमारा एग्जांपल है कि ये कोई चीज़ जो है वो मोशन में है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। पहले तो उसकी जो स्पीड थी वो 5 किलोमीटर पर आ रही, फिर 10 किलोमीटर पर हुई, फिर 15, ऐसे ही मतलब बढ़ती जा रही है, मतलब कोई एक सिमिलर फॉर्म हम कह सकते हैं कि नहीं मिल पा रही है। जैसे यूनिफॉर्म में था 5 ही था, वो ना बदल रही थी, ना तो इंक्रीज हो रही थी ना डिक्रीज हो रही थी, एंड इसमें जो है वो डिक्रीज ही होती जा रही है, सॉरी इंक्रीज ही होती जा रही है। एक कोई यूनिफॉर्म, एक हमें सिमिलर या यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं, वो हमें कंपोजिशन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वो चेंज ही होती जा रही है, एक तरफ टिक ही नहीं रही है, मतलब जो उसका जो मैग्नीट्यूड है
वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? ऐड सम ऑफ स्पीड्स, जो सारी स्पीड्स का जो सम है वो, एंड अपॉन टोटल टाइम, यानी स्पीड सम ऑफ स्पीड अपॉन टोटल टाइम। यानी हम कह सकते हैं एक एग्जांपल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहाँ तक की D1 डिस्टेंस, तो जो टाइम यहाँ पे जो ट्रैवल करेगा उसे हम T1 मान लेते हैं। एंड यहाँ से B से जो C तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम D2 मान लेते हैं। एंड यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम ट्रेवल होगा वो उसे T2। एंड देन यहाँ पे C और D में ही करेंगे सिमिलर, यहाँ पे डिस्टेंस D3 एंड यहाँ पे टाइम T3। तो हमें जो फॉर्मूला जो निकालना है हमें इसका, वो हम इस तरह से लिखेंगे कि ऊपर क्या है? स्पीड का सम, जितनी भी स्पीड है उस चीज़ का सम, तो यानी D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन में टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये था एवरेज स्पीड का। एंड एवरेज वेलोसिटी में देखते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है सम ऑल वेलोसिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। जैसे हम परसेंटेज में नहीं निकालते थे कि जितने बच्चे हैं, जैसे बच्चे के मार्क्स आए, एक में 4 आए, एक में 5 आए, एक में 8 आए, एक में 9 आए, तो इन सब का टोटल यानी 4 + 5 + 8 + 9 एंड अपॉन में जितने सब्जेक्ट हैं उसका, तो कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4, यानी कि नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ हो गई। तो ऊपर क्या हो गया? सम ऑफ ऑल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। तो इसका फॉर्मूला यही है, सम ऑफ ऑल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जितने भी नंबर होंगे, जितने भी काउंटिंग होगी, जैसे 6 हैं तो अपॉन में 6 आ जाएगा, चाहे ऊपर नंबर कोई भी हो। ऐसे हम परसेंटेज में निकालते थे, वैसे जैसे हम एवरेज निकालते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स का, या किसी भी, ये सारे सब्जेक्ट को हमें ऐड करके और जितने सब्जेक्ट हैं अपॉन में वो हम कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर एवरेज वेलोसिटी है। अब जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो पहले हमने जो हमारी जो टॉपिक थे उसमें भी रेट ऑफ चेंज आया था, उसमें मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज मीन्स टाइम, यानी वो वेलोसिटी का टाइम जो जो सॉरी यानी वो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है टाइम के साथ। जैसे मोशन में टाइम के साथ वो कंटिन्यूस चलता जा रहा था, मतलब मोशन में था, बट वो टाइम के अकॉर्डिंग था। टाइम मतलब टाइम तो अपना कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, बट वो बॉडी वो मोशन में है टाइम के साथ या नहीं, ऐसे ही है यहाँ पे एक्सेलरेशन भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? एक्सेलरेशन को हमने दो उसमें कर रखा है, जो हमारी जो फाइनल होती है, फाइनल वेलोसिटी को हम VF से, इसके सफिक्स में ये F, VF से डिनोट करते हैं, एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम UI से डिनोट करते हैं। ठीक, वैसे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A = V - U/T। V मीन्स फाइनल एंड U मीन्स इनिशियल एंड T टाइम। A एक्सेलरेशन को स्मॉल से डिनोट करेंगे। एंड अब इसकी जो यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट तो हो गई मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम का मैंने अभी आपको सारी यूनिट्स बताई थी, तो टाइम को ऑलवेजली हम सेकेंड लेते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे, मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये इधर इधर की साइड आ जाएगा, है ना, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे कर लेंगे, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि
हम 20 मीटर पर सेकेंड है। अब मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी कार को या किसी भी चीज़ को हम चला रहे थे, तो हम 14 मीटर पर सेकेंड पर आ गए। तो उसके बीच में जो हमारा जो टाइम था, यानी ये तो इनिशियल हमारी वैल्यू हो गई एंड ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो टाइम लगा है वो हमने सपोज कर लिया है 10 सेकेंड लगा है। तो यहाँ पे अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो इनिशियल हमारा ये है एंड फाइनल हमारा ये है। तो 40 माइनस 20 अपॉन टाइम है, तो टाइम कितना है? 10 इक्वल्स टू 20 अपॉन 10। तो ये हमारा ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सॉरी सेकेंड स्क्वायर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा काइनेमेटिक इक्वेशंस। ये 3 इक्वेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड है हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो नॉर्मली आपको पता है v जो है फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल है, ए जो है एक्सेलरेशन है, टी जो है टाइम है एंड एस जो है यहाँ पे स्पीड है। तो ये सब इससे हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं इन सब से। तो जनरली आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वी, यू, ए और टी और स्पीड का। अगर मान लीजिए अगर स्पीड न्यूमेरिकल में आपसे पूछने को आती है एंड आपको वी दे रखा हो, यू दे रखा हो, ए दे रखा हो, टी दे रखा हो एंड स्पीड पूछी हो, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमसे पूछी है तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है और क्यों लगाना है। देखिए अगर हमसे स्पीड पूछी है, टी दे रखा है, ए दे रखा है, यू दे रखा है, तो आप फिर देखेंगे कि हमें यू भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, एस निकालना है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो गिवन है हमें। ऐसा थोड़ी कि ये वाला एस लगा दोगे, इसे 2a को यहाँ पे कहीं ना कहीं तुक्केबाजी करके शिफ्ट कर दो, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। तो ये आपको बिल्कुल ये 5 बातें आपको बहुत ध्यान से रखनी है। अगर v निकालने को आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है एंड s निकालने को आए तो ये वाला। मतलब देखना है आपको कि u दे रखा है कि a दे रखा है कि t दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला डिस्कस करना है कि कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे। आगे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, बट अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, न्यूमेरिकल हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब बात आती है कि डेरिवेशन की, कि ये फॉर्मूला आखिरकार आया तो आया कहाँ से। तो इसे फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं और मेनली फॉर्मूले भी कभी कभार मतलब 5 नंबर में से क्वेश्चन आता है, 5 में या 4 में, तो डेरिवेशन भी पूछ लेगा और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा, उसी से रिलेटेड जो फॉर्मूला हमें ड्राइव करने को दिया है उसी से रिलेटेड कोई एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेगा। तो चलिए डेरिवेशन करके देखते हैं इसका। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब हम देख लेते हैं हमें इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। ए चाहिए, ए दे रखा है, वी चाहिए, वी दे रखा है, यू दे रखा है, टी भी दे रहा है, सब चीज़ तो दे रखी है। तो ये तो सिंपल ही है, टी को इधर पहुंचा देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा v माइनस यू। अब हमें फॉर्मूला कैसे चाहिए, v की फॉर्म में चाहिए, यानी कि फाइनल उसके में चाहिए। तो ये जो माइनस वाला u है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसे यहाँ पहुँचा देंगे, at प्लस u इक्वल्स टू v। ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे भी लिख लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वैसे। v इक्वल्स टू u प्लस at एंड फर्स्ट वाला तो बहुत ही ईजी था। एंड हम सेकेंड डेरिवेशन को ट्राई करते हैं डेरिवेट करने का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है,
वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड यहाँ पे हम वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एस तो लिखेंगे नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी भी हमने पढ़ा था, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन हाफ, तो हम वही लिखने वाले हैं। हाफ इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब हम अपने फॉर्मूले देखेंगे कि कौन कौन से हमें वैल्यूज चाहिए। यू हैगा, वी हैगा, वी नहीं चाहिए हमें हमारे फॉर्मूले में, हाफ हैगा, एस हैगा, टी हैगा, एंड यहाँ पे जो v की वैल्यू है ये, तो अभी हमने फर्स्ट डेरिवेशन में ड्राइव करी थी ना, v की वैल्यू क्या थी हमारी, v की वैल्यू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस v की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें v तो चाहिए ही नहीं इसमें, तो क्या ही करना, तो u प्लस ए टी, ये जो हमने जो है इस v में ये वाली वैल्यू पुट करी है, अपॉन 2 इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो u प्लस ए टी अपॉन 2 इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो 2 u हैं तो यहाँ पे 2u हो जाएगा प्लस ए टी, एंड ये जो हाफ है ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो हम दोनों को सेपरेट करके लिख लेते हैं, इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो इस 2 से ये 2 गया, तो u प्लस 1/2 लिख लेते हैं, ए की पावर टी अपॉन एस अपॉन टी। तो हमें इस साइड सिर्फ s चाहिए, अपॉन में t नहीं चाहिए, तो इस t को हम यहाँ की साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो u t प्लस हाफ a, यहाँ पे भी t है, अगर ये t यहाँ पे जाएगा तो इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू s। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। एंड अब हम थर्ड डेरिवेट करेंगे, थर्ड इक्वेशन को। तो यहाँ भी सेम है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ भी हम एवरेज वाला लेंगे, क्या था वो, u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल्स टू एस अपॉन, तो ये हमारा आ गया u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू है, हम v की वैल्यू जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो जहाँ से हमने ड्राइव करा था, तो v की जो वैल्यू थी u प्लस ए टी, हम यही वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब हमें यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, तो t को हम निकालेंगे v माइनस यू अपॉन ए, ऐसे ही कुछ होगा। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। तो हम इस t की वैल्यू जो हमने ये निकाली है फर्स्ट वाले डेरिवेशन से, एक्सेलरेशन निकाला था फर्स्ट डेरिवेशन से, तो हमने वहाँ से ये t की वैल्यू निकाली। अब हम इस t की वैल्यू इस वैल्यू में पुट करने वाले हैं। तो ब्रैकेट में पहले ऐसा कर लेते हैं, u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब t की वैल्यू जो है पुट कर देंगे, v माइनस यू अपॉन ए और u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2a, तो v माइनस यू और u प्लस वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का और a माइनस बी का। जो फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है, जनरल फॉर्म उसकी a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। एंड अब यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्म है हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये भी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले की फॉर्म में है, तो ये हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। एंड एस, सॉरी वो t तो हमने कन्वर्ट कर लिया था ना, तो t नहीं आएगा, t नहीं आएगा क्योंकि t की वैल्यू तो हमने यहाँ पे
इधर की साइड ले गए थे हम, है ना, तो टी नहीं आएगा, तो वी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड देन ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो हमारा सर्कुलर मोशन नेक्स्ट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म, बट उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, यानी कि ये जो हमारा जो सर्कल है, सॉरी यहाँ से तिरछा हो गया थोड़ा, ये सर्कल है, तो हम यहाँ इसके चाहे कार मूव करेगी तो ऐसी तो मूव करेगी, तो डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी हर इंस्टेंट पॉइंट पर, यानी कि यहाँ से जो जाएगा फिर वो ऐसे होगा, तो ये ऐसे करके तभी इस पॉइंट पर आएगी, वो ऐसे 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 करके मतलब सर्कुलरली मोशन में चलेगी वो। जैसे एग्जाम्पल हम स्टोन का ले लेते हैं, जैसे हमने धागे में स्टोन मारा, उसे हम गोल गोल घुमाते गए, तो जब हम उसे फेंकेंगे तो वो हमारा स्ट्रेट ही जाएगा, मतलब गोल गोल घूम घूम के हमारा वो स्ट्रेट ही जाएगा, ये नहीं है कि गोल 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 घूम घूम के ही वो रुक जाएगा, हम उसे रोटेट गोल गोल करेंगे, जब हम उसे फेंकेंगे तो हमारा वो स्ट्रेट में ही जाएगा। एंड वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड हो भी सकती है कांस्टेंट, बट वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो आज के सेशन में सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं, और बाकी जो हमारा ग्राफ का जो टॉपिक है वो हम सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियोस है ये लंबी हो चुकी है, आप ना बोर भी हो रहे होंगे देख देख के, एंड कुछ आई थिंक टॉपिक समझ में भी नहीं आए हों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो को भी, तो आप उस वीडियो को बार बार अगर देखेंगे तो आई थिंक एक दो बार नहीं, क्योंकि तक 9th का भी स्टार्टिंग है, अभी 8th क्लास तक हम नॉर्मली पढ़ते आए, अब 9th क्लास में इतना वो कोर्स का लोड हो जाता है, तो आई थिंक चीज़ें ऊपर से भी चली जाती हैं, बट अगर आप उस चीज़ को एक दो बार 2-3 बार देखोगे, खुद से ट्राई करोगे, तब वो आपके दिमाग में घुसेंगी, अदरवाइज़ वो आपके सिर के ऊपर से ही निकल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो ग्राफ का जो सेशन है वो मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा ग्राफ का, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ग्राफ का बना देती हूँ तो आप आई थिंक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।